मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब द आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवनीत कुमार है और मैंने 17वीं बीपीएससी में 69th रैंक प्राप्त किया है और मुझे डीवाईएसपी का पोस्ट मिला है। मैं पटना का रहने वाला हूं और मैं अपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कोचिन यूनिवर्सिटी से। और 2017 में वहां से पास आउट होने के बाद मैंने जॉब किया बेंगलुरु में माइटेल क्लाउड कम्युनिकेशन में 6 साल तक, 2017 से 2023 तक। फिर मैं जॉब करने के टाइम ही जैसे मेरे फिनेंशियल सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो गई और मैं थोड़ा स्टेबल हो गया था 17 to 19, मैंने 19 में प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और मैं लकी रहा कि मुझे एक संस्थान वहाँ मिला जिसका नाम था केरला समाजम आईएएस अकेडमी। तो उनमें एक सर थे पी गोपा कुमार IRS, वो चलाते हैं उस संस्थान को, बेसिकली वो मेंटर हैं। तो उनकी मेंटरशिप में ही मुझे काफ़ी हेल्प मिला और मैं वीकेंड क्लासेस जाता था। तो मंडे टू फ्राइडे मेरा जॉब होता था और सैटरडे संडे को मैं मॉर्निंग 7 से ही क्लासेस में चले जाता था और वो 9 o'clock 8 o'clock ऐसा टाइम डिफरेंट वेरी होता था, रात तक क्लास चलती थी। तो मैं दोनों दिन क्लासेस में रहता था और मैंने वहीं से अपनी फाउंडेशन कोर्सेज़ की और वहीं से मैंने पढ़ाई भी शुरू की। उसके बाद मैं बताऊं तो ये प्रिपरेशन चल रही थी 19-20, बट कुछ सक्सेस मुझे मिल नहीं रहा था और मैं जॉब भी कर रहा था और साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। इस बीच मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी पढ़ाई इम्प्रूव तो होती जा रही थी क्योंकि मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे थे, लेकिन मेरा जो अहम रहा मुझे लगता है मेंस आंसर राइटिंग के लिए या प्री के लिए जो नॉलेज बेस है वो मैंने यूज़ किया था यूट्यूब चैनल्स को काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, मैंने किसी टॉपर का सुना था कि वो काफ़ी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते थे, जो जैसे कोई भी था, फर्स्ट पोस्ट है या इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि न्यूज़ डालते रहते हैं, वजीराम है या जिन्होंने भी डाला हो न्यूज़, तो मैं उनको सब्सक्राइब कर लूँगा तो मेरे फीड में वो आते थे। तो इस तरह से मेरा नॉलेज बेस बढ़ता गया। मैंने फिर सनसेट टीवी का भी काफ़ी डिबेट्स सुना था, उस टाइम में राज्यसभा टीवी हुआ करता था, तो उनके भी काफ़ी मैंने न्यूज़ सुने थे और उनके डिबेट सुनने के बाद मुझे अवेयरनेस हुई अलग अलग इश्यूज़ की, तो मेरी डेप्थ वहाँ से बढ़ने लगी थी और सर का कंटिन्यूअस हेल्प रहा उस जर्नी में। और अगर मैं बात करूँ बीपीएससी की, तो बीपीएससी की प्रिपरेशन मैंने शुरू में नहीं की थी क्योंकि हर किसी को शुरू में यूपीएससी ही करना वो होता है, एम होता है, तो मैं भी उसी जर्नी में चल रहा था। 2023 में मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे शायद बीपीएससी में भी जाना चाहिए क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था उनके। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज किया क्योंकि बैकग्राउंड तो मेरा ऑब्वियसली था यूपीएससी में, काफ़ी 3-4 साल ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका था मैं। तो मैंने बीपीएससी के लिए क्या ऐड ऑन किया मैं वो बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ प्रीलिम्स परीक्षा की, तो प्रीलिम्स में आपको जो आप पढ़ते हो यूपीएससी के लिए बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो तो सब कॉमन ही है यहाँ भी। आपको स्पेशल क्या पढ़ना है तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा बिहार का और बजट पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी कंपाइलेशंस आती थी। मैंने यूज़ किया है ISPCS फैक्ट्री का, मैंने यूज़ किया है IS वैली का, इन सब कोचिंग्स का बिहार स्पेसिफिक आ जाता है। और विजन का मैंने नेशनल के लिए यूज़ किया था, आई मीन इंडियाज़ इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया यूनियन बजट के लिए। ये आपका बजट पार्ट हो गया। करंट अफेयर के लिए मैंने सिर्फ 2 मैगजीन्स पे ज़्यादा फोकस किया है। पहला जो मैगजीन रहा वो एडुटेरिया का बिहार स्पेशल और एडुटेरिया का नेशनल स्पेसिफिक, ये दोनों पे मैंने काफ़ी फोकस किया। और इन दोनों को बार बार करने के बाद मैंने विजन का भी मैगजीन यूज़ किया है। और मैं ऊपर से ही, जैसे आप टॉपिक पढ़ते हो, हेडिंग पढ़ते हो, उसके बाद उसकी डिटेल्स को पढ़ते हो, तो मैंने वैसे करके भी प्रिपेयर थोड़ा करंट किया था, बट मैं ऊपर से ही बोलूँगा। बट इससे ज़्यादा मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ और मैंने जैसा आपको बताया कि मैं यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स में सब्सक्राइब हूँ, तो मुझे न्यूज़ का अवेयरनेस हमेशा से रहता है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल है बीपीएससी में क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर वन लाइनर नेचर्स के आते हैं और कुछ ही मल्टीपल स्टेटमेंट्स के होते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अगर आपको अवेयरनेस है तो आप इलिमिनेट कर पाते हो। तो इस चीज़ में काफ़ी हेल्प हुआ।
जो अलग मुझे लगा प्रिपरेशन इसमें वो साइंस था। तो साइंस के लिए मैंने पहले तो लूसेंट से ट्राई किया करने का, बट वो मुझे बहुत लेंदी लगा और मुझसे उतना नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिर घटना चक्र से उठाया, पहले PYQs के थ्रू किया। फिर PYQs देखने का मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस आने लगा मेरा, क्योंकि मैंने पढ़ा तो था साइंस 11th-12th में। तो घटना चक्र से ही मैंने पहले प्रिपरेशन किया। सबसे पहले बायोलॉजी किया, क्योंकि मेरा सबसे वीक वही था और सबसे ज़्यादा आते भी क्वेश्चन उसी से हैं। तो बायोलॉजी वहाँ से किया, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा डेप्थ चाहिए होगा, तो मैंने 11th-12th की NCERT भी थोड़ी देखी थी और बाद में मैंने लूसेंट भी देखा है अगले प्रिपरेशन में, अगले अटेम्प्ट के लिए। लेकिन शुरुआत में मैंने सिर्फ घटना चक्र से ही रिलाई किया था, और जो मैंने 71st मेंस भी दिया तो मैंने सिर्फ घटना चक्र से रिवाइज किया। तो मैं कह सकता हूँ कि 70th में मैंने थोड़ा सा साइंस के लिए अपना ब्रॉड किया था एरिया को। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा, साइंस मैंने कर लिया वहाँ से, करंट अफेयर मैंने बता दिया आपको यूट एरिया, बाकी बुक्स वही थी। और बिहार स्पेसिफिक के लिए मैंने क्राउन पब्लिकेशन की रितेश पांडे सर की एक बुक आती है, मैंने उसको ही अपना सोर्स बनाया था और इसके थ्रू मेरा प्रीलिम्स हो गया था। और मैं लगातार 3 बार मैं प्रीलिम्स निकाल चुका हूँ BPSC का। तो मेरे मोरलेस यही सोर्स रहे हैं, और कोई स्पेसिफिक नोट्स मैंने भी प्रीलिम्स के लिए नहीं बनाया, क्योंकि नोट्स काफ़ी अवेलेबल हैं, काफ़ी चैनल्स हैं जो आपको फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ होती हैं, तो आप उससे अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिहार के प्रीलिम्स के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर बात करूँ मैं मेंस की, तो BPSC में जो मेंस है उसमें 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। वैसे तो 2 पेपर और हैं। एक हिंदी की परीक्षा होती है जो क्वालिफाइंग नेचर की होती है, उसमें अगर आप 4-5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो और कुछ ग्रामर याद कर लो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो पेपर पास होना। उसमें बहुत डिफ़िकल्टी नहीं है, आसान पेपर आता है। और जो ऑप्शनल का पेपर है वो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था UPSC में भी, तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल आया था। और ऐसे भी 40 मार्क्स ही लाने होते हैं आपको, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ऑप्शनल का, तो वो भी काफ़ी आसान है। मैं बात करूँ 3 मेन पेपर हैं जो GS1, GS2, GS3 होता है। GS3 नहीं, ऐसे है। GS1 जो है, GS1 के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो हिस्ट्री पूछते हैं और सेकेंड पार्ट में वो करंट अफेयर या फिर पॉलिटी के काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं, जो पार्ट 2 में होता है। कभी कभी स्पेस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा वेरिएबल है, बट कह सकते हैं करंट अफेयर ओरिएंटेड कुछ भी हो सकता है। थर्ड वाला जो सेक्शन है पेपर 1 का, वो स्टैटिस्टिक्स है। और GS2 का जो पहला पार्ट है, वो पहला वाला पार्ट जो है वो पूरा पॉलिटी है। और सेकंड वाला जो पार्ट है वो करंट अफेयर भी आता है, इकोनॉमी भी आता है और ज्योग्राफी भी आता है, वो मिक्स करके आता है थोड़ा। और जो थर्ड पार्ट है वो साइंस एंड टेक पे आता है। तो मैं बताऊँ इनकी प्रिपरेशन के लिए मैंने अलग अलग क्या किया। साइंस एंड टेक पे मैंने फोकस करने के लिए विजन के मैगजीन उठाया और जो उनका मेंस 365 आता है उसको मैंने यूज़ किया था और उसके से न्यूज़ मैंने बना ली थी। नोट्स नहीं बनाया था मैंने, उसी में अंडरलाइन कर लिया था और हाईलाइट कर लिया था, तो उससे मेरा विजन का काम हो गया था। विजन से मेरा काम हो गया था। इसके बाद अगर मैं देखूं, मेरा जो सेक्शन था पॉलिटी वाला, वो लक्ष्मीकांत से मोर और लेस हो जाता है। और आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो और आपके कुछ नोट्स होंगे पॉलिटी के, मेरे थे कुछ, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अब मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने उसमें वैल्यू ऐड किया, बट मैं बता रहा हूँ कि पहले कंटेंट कैसे कवर करें। तो पॉलिटी का कंटेंट आप एम लक्ष्मीकांत और न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। जो करंट अफेयर जो भी बुक्स आती है, जो जियोग्राफी की बुक्स आती है, जियोग्राफी है या इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स आप करंट अफेयर से कर सकते हो या आपने कहीं पढ़ा होगा। मैंने यूपीएससी में मुरनाल सर से पढ़ा था, तो उनका ही कंटेंट मेरे लिए यूज़फुल था। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी से आप अपना बेस बनाते हैं और उसके बाद आप पीवाईक्यूज़ देखिए और उससे आपका कंटेंट इंप्रूव होता चला जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ पेपर 1 की, GS1 में जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और थीम्स रिपीट होते हैं, तो मैंने उस पर काफ़ी नोट्स बना लिए थे डिटेल में। और ये मैं कहूँ तो बीपीएससी के इकलौता नोट्स में जो मैंने बनाया था वो हिस्ट्री पे ही बनाया था मैंने। तो हिस्ट्री सेक्शन में मैंने अच्छे से नोट्स बना लिए थे सारे थीम्स पे। इस पर मैंने आईएस वैली का यूज़ किया और भी काफ़ी ऑनलाइन मैंने चैट जीपीटी का भी काफ़ी यूज़ किया और कंटेंट मैं निकालता था अपने हिसाब से। तो आप चैट जीपीटी को प्लेन कुछ पूछोगे तो वो शायद आपको अच्छा जवाब ना मिले, तो आप उससे स्पेसिफिकली पूछो कि मुझे ये कमेटी का रिकमेंडेशन चाहिए या मुझे कुछ डाटा चाहिए, कुछ डाटा पॉइंट चाहिए, कुछ करंट अफेयर कंटेंट होना चाहिए, कुछ वैल्यू इनरिचमेंट करके दो, तो वो थोड़ा इम्प्रूव्ड आंसर देंगे आपको। तो मैंने उस तरीके से प्रिपेयर किया था। और मैं कहूँ पेपर 2 जो पेपर 1 का सेकेंड पार्ट है, जो करंट अफेयर्स आता है, वो आपके जो आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उससे आप हैंडल कर लोगे क्योंकि कुछ करंट का रिलेटेड ही होता है। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने हालांकि एक बुक ली थी बट मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया उसको। उससे ज़्यादा यूज़फुल है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखें और वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपने वो कर लिया तो आपका स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। अब बात आती है कि वो डिफरेंस कहाँ से आएगा, क्योंकि आंसर तो सब लोग लिख रहे हैं बट आपका आंसर अलग कैसे हो, कैसे आप मार्क्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं देन अदर्स।
तो बात करूँ अगर मैं हिस्ट्री में, तो जैसे मुझे पाल कला पे लिखना है, राइट, तो पाल कला जैसे ही मुझे पाल का क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं कोट करूँ हिस्टोरियंस का नाम, जैसे तारानाथ का नाम लिखूँ मैं, ये तारानाथ हिस्टोरियन है जिन्होंने पाल कला के बारे में काफ़ी कुछ बोला है, तो मैं वो इंट्रो में ही डालने की कोशिश करूँगा और उसको हाईलाइट भी करूँगा ताकि एग्जामिनर को दिखे कि मुझे पता है कि किस हिस्टोरियन ने इनके बारे में काम किया है, और ये सिर्फ वैल्यू ऐड किया है मैंने पाल के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे एग्जाम्पल्स लिखने होंगे तो मैं कुकड़ीहार, नालंदा, गया, ये सब लिखूंगा, ब्रॉन्ज, जितने भी मैंने पढ़े हैं टेम्पल्स के नाम मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल्स में मैं डालूं, तो ये मेरा एक वैल्यू ऐड हो जाता है पाल के लिए। सिमिलरली अगर मौर्याज आता है तो मैं मेगास्थनीज ऐड करूंगा, मैं अर्थशास्त्र ऐड करूंगा, जितने भी सोर्सेज हैं वो मेरे इंट्रो में होंगे, मेरा मेजर फोकस यही होता था। और अगर कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है तो मैं ट्राई करता था कि किसी ऑथर ने कुछ लिखा हो, जैसे इंडियन पेंटिंग्स है, कंपनी पेंटिंग्स बाय मिल्ड्रेड आर्चर, जिसमें उन्होंने पटना कलम के बारे में बात की है, तो मैं पटना कलम का आंसर जब भी लिखता था तो मैं लिखता था कि इन्होंने मिल्ड्रेड आर्चर ने लिखा है। जैसे चंपारण सत्याग्रह सभी लिखते हैं, लेकिन इसके इंट्रो में मैं लिखता था कि राजेंद्र प्रसाद ने बापू के कदमों पे लिखा है एक किताब जिसमें उन्होंने बात किया है, चंपारण में सत्याग्रह एक किताब लिखा है जिसमें उन्होंने गांधी जी के वेश के बारे में बात की, कैसे उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया था। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, एक वैल्यू ऐड हो जाता है बेसिकली। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जिस भी के एम्पायर के बारे में बात हो रही है उसका इंडिया का मैप बनाया जाए या उस पार्ट का मैप बनाया जाए, शेड किया जाए, उसको दिखाया जाए कि इस एरिया में ये रूल कर रहे थे, ये प्रोमिनेंट साइट्स थे, ये ऐड करने की कोशिश करूँगा। एक डायग्राम होगा, एक फ्लो चार्ट होगा, उस फ्लो चार्ट में मैं फीचर्स ऐड करूँगा। ये मेरे आंसर्स में इनहेरेंट थे हिस्ट्री सेक्शन के लिए, और यही शायद मेरे वैल्यू एडिशन रहे। मैं 69 की बात करूँ तो मुझे 65 मार्क्स मिल गए थे हिस्ट्री में, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स है आउट ऑफ 120 और 115। तो मैं बता रहा हूँ कि वो काफ़ी आप एज ले सकते हो बाकी लोगों से अगर आपने अपने इंट्रो में कुछ ऐसा सोर्स डाला है, आपके एग्जाम एक डायग्राम है, आपके एग्जाम में आपके फ्लो चार्ट है, आपके आंसर में आपका कंक्लूजन फॉरवर्ड लुकिंग है, थोड़ा प्राइड इन द कल्चर वाला टाइप का कंक्लूजन करिए, तो कि कैसे वो जब ये हमारा क्या कहते हैं अभी हम ग्लोरी चला, हमारा ग्लोरियस पास्ट रहा, उस तरह का कुछ अच्छा सा एक कंक्लूजन कीजिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपका आंसर हिस्ट्री के वनस्पत। अगर मैं बात करूं पार्ट 2 की GS1 की, जिसमें करंट अफेयर आता है, तो वहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि अगर आप फ्लो चार्ट्स पे फोकस करो तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप फ्लो चार्ट्स पे थोड़ा कोशिश कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना पाता था पर्सनली स्पीकिंग, मैं पॉइंट्स वाइज लिखने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बट मैंने कोशिश की कि एटलीस्ट एक तो डाल ही दूँ मैं हर आंसर में, चाहे वो VCS साइकिल हो, वर्चुअल साइकिल हो इकोनॉमी के क्वेश्चन में, या ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो तो मैं इंडिया का मैप बना के दिखाऊँ कि किधर से मानसून आता है, कौन कौन सा ब्रॉड फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार है, तो मैं सारे रिवर्स बनाऊँ। तो ये सब मैंने कोशिश की ऐड ऑन करने की। पॉइंट्स जितने ज़्यादा आप डाल सकते हो, अगर शॉर्ट आंसर्स भी थे तो अगर उन्होंने 8 नंबर के भी पूछे तो मुझे अगर 10 आते थे तो मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं, किसी में 12 पॉइंट भी लिखे हैं। तो पॉइंट्स आप जितने ऐड कर सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव हर एंगल को ट्राई कीजिए आप ऐड करने का। वो शायद नहीं पूछते, कभी कभी वो सीधा लिख देते हैं पटना कलम, बट आपको लिखना है कि पटना कलम क्या था, हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, फीचर्स क्या हैं, कितने कौन कौन से फेमस पेंटिंग्स हैं, पेंटर्स कौन कौन से हैं, कौन सा प्रोमिनेंट एरिया है, एक मैप बना के आप दिखा दो, फीचर्स बनाने के लिए एक फ्लो चार्ट बना दो और कंक्लूड कर दो उसको। तो मैं देखो आपने उन्होंने पूछा नहीं बट मैंने उसको एक्सप्लेन किया लंबा सा। फिर अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूँ, GS1 में ही आया था, JNK का क्वेश्चन था, आई थिंक GS2 में आया था आई बिलीव, बट JN1 में भी 69 में आया था एक स्पेस का। तो वहाँ मैं उसको जो मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो तो मैं डालूंगा ही, बट उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सुंदर बनाऊँ उसको, थोड़ा स्पेस लेके, थोड़ा इंडेंटेशन प्रॉपर लेके, वो मैंने कोशिश किया। स्टैटिस्टिक्स भी आप मैनेज करोगे, अगर आप PYQ करके जाइएगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 70th में हालांकि मैंने 2 गलत किए थे, अदरवाइज और बेहतर हो सकता था, बट ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ एग्जाम है। आप उस टाइम में क्या करते हो वो हो जाता है कुछ मिस्टेक्स। और अगर मैं बात करूं GS2 की, तो मैंने आपको बताया कि जो पॉलिटी का सेक्शन है उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप आर्टिकल्स डालिए, आप केस लॉ डालिए, आप कमेटी का नाम डालिए, आप कुछ भी डाल के अपना वैल्यू इनरिचमेंट कीजिए अपने इंट्रो में ही, ताकि दिखे कि आपको ये मालूम है। तो क्या होगा कि अगर राइटर पढ़ भी रहा है ना, तो उसको अगर थोड़ा ओवरलुक करके भी पढ़ेगा तो उसको पता है कि आपने मेंशन किया है। और आप कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो तो उसको अच्छे से अंडरलाइन एंड बॉक्स कीजिए ताकि वो दिखे कि आपने कुछ बनाया है। आप फ्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं पॉलिटी में काफ़ी, और आप केस क्लॉसेस अगर अच्छे कोट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मुझे अभी 70th का मार्क्स तो नहीं आया, बट मुझे लगता है कि अच्छा पॉलिटी में मार्क्स मिला होगा मुझे, क्योंकि 69 में भी मुझे 60-61 मार्क्स मिल गए थे आउट ऑफ कुछ जो 114 के होते हैं। तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं बेसिकली, अगर आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया है कि आप केस लॉसेज आप याद कर लीजिए कि कौन कौन सा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है आपको कोट करना होगा। PYQ से आपको हेल्प मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्ट केसेस आपको डालने होंगे, कौन सी कमिटीज़ आपको डालनी चाहिए। तो आप ये सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करके एक लिस्ट बना लीजिए,
कि आपको ये चीज़ डालनी है, या मिल जाएगा आपको विजन पे, और अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बांटती हैं यूपीएससी के लिए। तो आप उस कमेटी वाले रिकमेंडेशंस को ले लीजिए, जैसे जाजा कमेटी है ट्राइबल्स के लिए, ऐसे करके है ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको। सिमिलरली अगर मैं पार्ट 2 में आऊँ, जहाँ पे जियोग्राफी है, जहाँ पे आपको बात करते हैं हम इकोनॉमी है, तो वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि जैसे ही ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, दे आर आस्किंग अबाउट मैंग्रोव्स, दे आर आस्किंग अबाउट मॉनसून, इंडिया का मैप बनाइए और दिखाइए। अगर बिहार का पूछ रहे हैं तो बिहार का मैप बनाइए, प्रॉपर डायग्राम फ्लो चार्ट की तरह दिखाइए। कोशिश कीजिए कि ये सब आपके इंट्रो के ठीक नीचे रहे ताकि वो दिखे, उसको प्रॉपर एक बॉक्सिंग में अलग कर दीजिए। एक मैं कह रहा हूँ कि एक तरीके से आप लिखने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं, IAS हब की एक PYQ आती है MK यादव सर की, मैंने वो बुकलेट काफ़ी यूज़ किया था, और वो बुकलेट में काफ़ी ढंग से लिखा हुआ है। तो आप उनका कंटेंट नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप उनके वे ऑफ राइटिंग को यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका आंसर काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये आप GS2 के लिए कर सकते हैं कि आपकी जो बेस है उसको यूज़ करते हुए थोड़ा वैल्यू ऐड कीजिए। अगर आंसर नहीं भी आ रहा है तो उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे GS2 में इस बार क्वेश्चन आया था पेनिसुलर इंडिया में जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के बारे में, तो मैंने इसमें पहले इंडिया का मैप बनाया। मैंने सारा वो कडप्पा रॉक्स और धारवाड़ क्रैटन और बस्तर क्रैटन और जितने भी थे, रेवा क्रैटन और नीचे सिंहभूम क्रैटन, ये सब मैंने दिखाया। और नीचे भी साउथ इंडिया में भी ग्रेनोलाइट और चारकोनाइट, मैंने सब दिखाया था प्रॉपर मैप में, और सबको हाईलाइट भी किया था। और ये मैं इसलिए कर रहा था कि मेरा थोड़ा जियोलॉजी में बैकग्राउंड था, क्योंकि मैंने फॉरेस्ट का मेंस जब दिया था यूपीएससी का तो मेरा पढ़ा हुआ था जियोलॉजी, तो मुझे हेल्पफुल हुआ। और वो मुझे लगता है कि काफ़ी यूज़फुल रहा मेरे लिए। बट आप अगर वो ऐसा आपके साथ केस नहीं भी है तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ वैल्यू ऐड आप कर दीजिए। जैसे जियोलॉजी का क्वेश्चन है तो आपको पीरियड लिखना होगा, राइट? आपको लिखना होगा कि प्लिस्टोसीन एरा था या होलोसीन एरा था या जो भी एरा था, राइट? आपको ईओसीन था या आर्कियन एरा था, जो भी था, आपने अगर वो नहीं लिखा तो फिर वो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ वैल्यू एडिशन आपका हो, प्रॉपर टाइमलाइंस हो, प्रॉपर डायग्राम्स हो, तो ये जियोग्राफी में मार्क्स आपको देगा। इकोनॉमी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इकोनॉमी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली आपके कॉन्सेप्ट अगर आपने अपना दिखाया वहाँ पे, आप VCS साइकिल, वर्चुअल साइकिल, थोड़ा इंप्रूवमेंट कीजिए, थोड़ा ऐड ऑन कीजिए। जैसे JNK का क्वेश्चन आया था तो मैंने प्रॉपर मैप बना के दिखाया था कि JNK पहले क्या था, बाद में अस्ट्राइल में क्या हो गया चेंज, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल थे। हालांकि मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, बट मुझे पता था कि आर्टिकल 35A था और बहुत सारे 370 में प्रोविजंस थे, राइट? तो मैंने वो सब ही लिख दिया वहाँ पे। फिर मैंने लिखा कि क्या क्या चेंज हुआ, फिर मैंने उसमें खुद से ऐड किया कि क्या इसमें गेन्स हुए इससे। तो ऑब्वियसली ऑटोनॉमी आया, लोग अब जा सकते हैं उस JNK में, यूज़ कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, अपने बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, राइट? वहाँ के लोग भी जा सकते हैं। तो काफ़ी थोड़ा ओपननेस आया, नई बिजनेस जा रही है, स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, ये सब बताया मैंने। उनसे क्या लॉस हुआ, तो लॉस ऑब्वियसली लोगों को लगा कि उनको बिट्रेयल हुआ, 370 गलत तरीके से अब्रोगेट हुआ, ऐसा JNK के लोगों को लगता है। तो ये सब मैंने मेंशन किया। फिर मैंने एक अलग सा डायमेंशन ऐड किया कि फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर के मैंने पूरा स्मार्ट सिटी और जो भी मैंने पढ़ा था, नया नया स्कीम जो गवर्नमेंट की आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी न्यूज़पेपर में, मैंने सब लिख दिया। तो वो काफ़ी एक अच्छा आंसर हो गया, डिस्पाइट नॉट बीइंग रेडी फॉर दैट, राइट? तो सिमिलरली मणिपुर का क्वेश्चन काफ़ी टाइम से BPSC में आ रहा है। तो जब BPSC का मणिपुर का क्वेश्चन आया तो मुझे स्टेट का पता है कि मणिपुर में क्या हुआ था। मैंने कोशिश किया कि मणिपुर के बारे में डिटेल दिया मैंने कि कहाँ है वो, क्या है। उसके बाद मैंने उनकी इश्यूज़ बताई, क्या प्रॉब्लम्स रही हैं मणिपुर में। और उसके बाद वो सब हटाने के बाद मैंने बेसिकली, जब उन्होंने पूछा था कि प्रेसिडेंट रूल लगने से क्या हुआ, तो मैंने बताया कि 356 में प्रेसिडेंट रूल लगा और उनके ये कर्टेलमेंट हुआ, ये जो भी इश्यूज़ थी मैंने इश्यूज़ लिखी। आप कोशिश कीजिए कि लोकल कुकीज़, मेटीज़, ये सब आप लिख दीजिए, नागाज, क्योंकि लिखने से आपका वैल्यू एडिशन लगेगा। दे विल ऑल्सो गेट टू नो कि यू नो द थिंग्स, राइट? तो ट्राई टू राइट द टाइम लाइन्स, ट्राई टू राइट, अगर इजराइल का क्वेश्चन पेंडिंग है, मे बी आ जाए नेक्स्ट मेंस में, तो आप कोशिश कीजिए कि कहाँ से शुरू हुआ। 1917 बाल्फोर डिक्लेरेशन से होते हुए, पील कमीशन से होते हुए, 2 स्टेट डेविड एकॉर्ड, राइट? ये सब करते करते, कैंप डेविड एकॉर्ड करते हुए आप जाओगे ना, तो यू कैन ड्रॉ ए फ्लो चार्ट काइंड ऑफ थिंग। तो ये आपका आंसर को यूनिक बनाएगा दैन डूइंग, जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे। तो आप ये कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हर आंसर में आपके इंट्रो में कुछ अलग हो। पॉलिटी है तो आर्टिकल्स, कमिटीज़, कुछ भी आप डालने की कोशिश कीजिए। और ज्योग्राफी है तो आपको कोशिश करनी है कि मैप्स बनने चाहिए, फ्लो चार्ट बनने चाहिए। सिमिलरली इकोनॉमी है तो आपको कोशिश करनी है कि कुछ फ्लो चार्ट डालना है आपको। कमिटीज़ याद है तो वेल एंड गुड, और अच्छा हो जाएगा वो। और कोशिश कीजिए कि अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हैं तो आप सोर्सेज लिखें, क्योंकि बिना सोर्सेज के हिस्ट्री की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, राइट? तो आप कोशिश कीजिए कि कोई डायरेक्ट हिस्टोरियन मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आप सर्च कीजिए, चैट GPT का यूज़ कीजिए, DeepSeek का यूज़ कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसका यूज़ कीजिए और उससे आप कंटेंट निकालिए कि कौन से राइटर ने, कौन सा ऑथर ने इसके बारे में लिखा है, और वो बुक अपलोड कर लीजिए और उसको आप अपने एग्जाम में कोट कर लेना। तो ये प्रॉपर्ली मेरा GS1 और GS2 का स्ट्रैटेजी था।
मैं बात करूं अगर एसए की, तो एसए में मैंने काफ़ी चेंज किया है इस बार 69 के कंपैरिजन में। मुझे 69 में 157 मार्क्स आए थे एसए में, और मुझे 2 मार्क्स से मेरा फाइनल नहीं हुआ, मेरा मेंस नहीं हुआ था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अगर मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मुझे एसए ठीक करना होगा। एसए 3 आते हैं जब बीपीएससी में, पहला और दूसरा आपको उसमें फिलॉसफी और फैक्चुअल मिक्स होता है। जो थर्ड वाला पॉइंट एसए का होता है वो बेसिकली एक लोक कथा होता है बिहार का। पॉल एस एप्पल बाई की रिपोर्ट थी और काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा था बिहार में, राइट। बट 1970s में अगर हम आए तो जेपी मूवमेंट के बाद पॉलिटिसाइजेशन हो गया कैंपस का, तो काफ़ी लोग जो आ रहे थे बाहर के लोगों पढ़ने बिहार में, वो उन्होंने आना बंद कर दिया। उसके बाद मैं बात करूं 1980s में, जब साइंस एंड टेक पे फोकस शुरू हो गया था साउथ इंडियन स्टेट्स में, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टेट्स में इस पे फोकस नहीं किया गया बिहार में। तो ये डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं हम, और हमारे बच्चे धीरे धीरे जाने लगे साउथ में एजुकेशन करने के लिए, बीटेक करने के लिए, बीई करने के लिए। और उसके बाद 1990s में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आया, नए नए इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, अनफॉर्चुनेटली बिहार में वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया। तो मैंने इसी को बेसिकली समराइज करके एक रिपोर्ट 1.5 पेज में लिख दिया था, और इसको करने के बाद वो थोड़ा यूनिकनेस आ गया। उसके बाद उन्होंने जो कि क्वेश्चन भी इसी तरह से था कि राइज होता है तो लोग पूछते हैं और डाउन होता है तो कोई नहीं पूछता। तो मैंने उसको जैनिज्म में कॉन्सेप्ट से लिंक किया कि जैनिज्म में अवसर पीनी और उत्सर पीनी का कॉन्सेप्ट है, टाइम टू राइज एंड टाइम टू गो डाउन, राइट। तो मैंने उसी को यूज़ किया कि जैसे वो टाइम टू राइज होता है तो बिहार का वो टाइम टू राइज था इनिशियली, जैसा पॉल एस एप्पल बाई भी बोलते हैं, और बाद में अगर बात करो तो डाउनफॉल आता है तो लोग नहीं पूछते। और आज का सिचुएशन भी वही है जहाँ हम थोड़ी तरह डाउनफॉल की तरफ गए थे तो 2005 ऑनवर्ड्स। लेकिन मैं इतना निगेटिव भी नहीं हो सकता, तो मैंने 2005 ऑनवर्ड्स थोड़ा पॉजिटिव स्टोरी की तरफ भी मैं ले जाऊँगा, लेकिन वो कंक्लूजन साइड में होगा। बीच में मैं सारे इशूज़ बताऊँगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं अलग अलग एंगल्स पे ले गया, मैथोलॉजी पे, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, लोगों के इन्फॉर्मेशन पे, तो ये सब मैंने ऐड किया उसमें, और मेरे वो सब हेडिंग्स वाले कॉन्सेप्ट इसमें भी ऐड रहे हैं। तो मैंने बेसिकली तीनों ऐसे में ये किया कि सब हेडिंग्स में यूनिकनेस लाई, फिर मैंने तीनों में वैरायटी लाने की कोशिश की ताकि रीडर की जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। जैसे मैंने पहले में अगर करंट अफेयर डाला है तो मैंने सेकंड में पोएम डाला है, तो थर्ड वाले में मैंने करंट अफेयर और पोएम नहीं डाला है, मैंने थर्ड वाले में फिर कोई रिपोर्ट या कुछ ऐसा इवेंट डाला है, एनेक्डोट टाइप का, राइट, कोई स्टोरी टाइप का। तो आप कोशिश करिए कि तीनों में वैरायटी हो आपके एसे में। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपने एग्जाम्पल एक एसे में यूज़ कर दिया है, जैसे विवेकानंद किया है या महात्मा गांधी किया है, तो कोशिश कीजिए कि वो आप रिपीट नहीं कीजिए, अदरवाइज वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। तो आप इतना एग्जांपल्स हैं अवेलेबल कि आप यूनिकनेस ला सकते हैं, तो आप टॉपिक भी अलग अलग चूज़ कीजिए इसी मुकाबले से, टेस्ट में ही ट्राई कीजिए इस चीज़ को और ये करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने ये अप्लाई किया था इस बार एसए में, और ये करने के बाद मोस्टली मेरे काम हो गए थे, और मैंने काफ़ी अच्छा, मुझे लगता है एसए में मार्क्स किया होगा क्योंकि मैंने ऐड किया इस चीज़ में, तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को यूज़ करें। और जैसा कि मैंने आपको अपना पहले ही अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दिया है, ___ NAV, बीच में फिर अंडरस्कोर एंड देन NEET, देन लास्ट में 2 अंडरस्कोर, दैट इज़ नवनीत। और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, कुछ भी इशू हो आपको आप बना सकते हैं। और मैंने जो स्पेसिफिकली नोट्स बनाए थे वो थोड़े बिहार स्पेसिफिक बनाए थे, ज्योग्राफी के KBC नैनो के बुक से, और जो थोड़े से नोट्स बनाए थे वो हिस्ट्री के बनाए थे, PYQ ओरिएंटेड। और इसके अलावा मैंने जो भी मेरे यूपीएससी के बैकग्राउंड पर जो नॉलेज था उसके नोट्स और उसके अवेयरनेस को ही यूज़ किया था मैंने। तो स्पेसिफिकली मेरी यही जर्नी रही है जिसमें मैंने ये सब बुक्स का यूज़फुल यूज़ किया है। इसमें मैंने ज्योग्राफी के लिए ज़्यादातर KBC नैनो का वो बुक आता है वो यूज़ किया था, और प्रीलिम्स के लिए मैंने पहले बताया था आपको ये क्राउन पब्लिकेशन की बुक मैंने यूज़ की थी। And I really want to thank DKT team and our cameraman because it's very hot in Delhi and still we are shooting here for the help of the people so that other people can also get something, right? तो कुछ आप सीख पाएँ इससे, यही हमारी कोशिश है। और आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको रिलेटेबल लगें या कुछ चीज़ें ना लगें, तो कुछ चीज़ें जो भी आपको पॉजिटिव लगें या रिलेटेबल लगें, आप कोशिश कीजिए कि आप उसको आपको अपने ज़िंदगी में, अपने पढ़ाई में उतारें और आप भी सक्सेसफुल हों। तो धन्यवाद आप सभी का।